रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम है टेस्ट पेपर का? थर्ड वाला क्या था क्वेश्चन? पेपर में शायद लाइन नहीं। क्या है क्वेश्चन बोल? मेरे पास लिख के होंगे ना राहुल क्वेश्चन। आंसर ही पहचान जाऊंगी ना क्या है क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन था ग्रेविल प्रोसेस से एनिलीन क्यों नहीं बना सकते? देखो तो ये तो मैंने बहुत जब पढ़ाया था जब भी बताई थी बात कि उससे 1 डिग्री एमीन बनती है पर वो एनिलीन नहीं बनती। क्यों नहीं बनती एनिलीन? क्योंकि जब तुम उस रेडियल थैलेमाइड प्रोसेस में आरएक्स से रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम थैलेमाइड, तो पोटेशियम थैलेमाइड से एल्किल हैलाइड बॉन्ड बना लेता है क्योंकि पोटेशियम थैलेमाइड भी आयनिक होता है और एल्किल हैलाइड भी आयनिक नेचर का होता है। लेकिन एरिक हैलाइड में रेजोनेंस होता है। उस रेजोनेटिंग कैरेक्टर की वजह से जो सीएक्स बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड की कैरेक्टर आ जाएगी। डबल बॉन्ड की कैरेक्टर आती है फिर पोटेशियम थैलेमाइड से बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी एरिक हैलाइड। बॉन्डिंग नहीं होगी तो फिर बनेगा कहां से? एक में होगी ना थैलेमाइड से एथिलेमाइड से एथेनॉल टिल्डेट रिएजेंट से रिएक्शन करके बना लो। किससे था? HNO2 से करवा दो नाइट्रस। अच्छा एथेनॉल बनाना था क्या आरएक्स बनाना था? एथेनॉल तो एक स्टेप में बन जाएगा। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवा दो HNO2 से बन जाएगा आराम से। N2 बाहर चली जाएगी और वो Cl हट करके NH2 हट करके H2 हट के वो हो जाएगा। और बोलो क्या था? N2 क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर सेकंड का तो वो था बेसिक नेचर वाला, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसमें तो तुम ये देखो कि तुम लास्ट ईयर में थे क्या? तुम्हारा भाई नहीं तो भाई थे नहीं था लास्ट ईयर था। हां तू नहीं कर रहा है क्या? तो पढ़ाती है कि मुझे क्या पता है। देखो आप इसमें एजी के स्टूडेंट्स भी बैठे हैं क्या? कौन कौन है एजी? बेटा तुम तो वहां बैठ के पढ़ लो क्योंकि तुम्हारे से किसी मतलब ये है। मैं बेसिक बात कर सकती हूं। बाहर तो मतलब ये नहीं कि यहां थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग दिखेगी ना फिर हमें। ये है मतलब क्योंकि तुम्हारे केमिस्ट्री को यूजली तो है तो क्या मतलब है? जेड में नहीं पढ़ा तो आप हां जेड में आएगी तो तुम जब 12th में नहीं पढ़ोगे तो जेड कहां से दोगे? सबके तो देखते हैं हम तो इतने भयंकर देखते हैं जिसके दिन मतलब 11th में नहीं पढ़ेंगे 12th में नहीं पढ़ेंगे केमिस्ट्री से भी जेड में पढ़ेंगे। बेटा वो बेसिक नेचर का क्वेश्चन है उसमें कुछ इस तरीके का दिया हुआ है तुम्हारे लिए। तो उसमें तो सबसे पहले ये देख ले अगर R ग्रुप ट्राइथाइल वाला है तो ट्राइथाइल एमीन आएगी सबसे पहले क्योंकि उसकी बेसिक नेचर सबसे कम हो जाएगी। तो तेरा सबसे पहले तो आ जाएगा ये ट्राइथाइल एमीन। फिर उसके बाद NH3 आ जाएगा। उसके बाद मिथाइल आ जाएगा। 3 डिग्री एमीन ढूंढ लो क्या दिक्कत है? ये जिसके हाथ में मेरे हाथ में कॉपी है उसका तो गलत है और उसके बाद में ढूंढो फिर 1 डिग्री को देखो और कोई थोड़ी है 3 डिग्री में है क्या? हां है डाइमिथाइल तो सेकेंडरी हो गई ना। सेकेंडरी तो ज्यादा होगी वैसे। फिर तेरे पास 3NH2 होगा। उसके बाद हमारे पास C2H5NH2 होगा और दिख रहा है क्या? उधर नहीं दिख रहा कोई बात नहीं मत देखो। उसके बाद तुम्हारे पास ये होगा और लास्ट में ये होगा। ये लोग क्या जो रहता है बस। और बोलो कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है? अब हम लोग चैप्टर 14 स्टार्ट करवा रही हूँ तो चैप्टर 14 आज तुम्हें वापस रिवाइज करवाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है कि जब जो चैप्टर मैंने पढ़ाए उनमें तुम अभी 0 हो तो फिर और चैप्टर में तो तुम माइनस में चल रहे होंगे। ठीक है तो क्या मतलब है फिर अगर मैं प्री बोर्ड ले भी लूं मेरे पढ़ाए तो उनमें भी 0 ही आएगा। तो इससे अच्छा ये है ना कि फिर मैं तो यही मानूं कि तुम्हें कुछ नहीं आता दोबारा स्टार्टिंग से। अब चैप्टर नहीं आएगा 1-2 बच्चों के करने से थोड़ी होगा। जो सेकंड ऑर्गेनिक की बुक है उसमें 10 चैप्टर को हटा दो एक बार वो तो पढ़ा है सर 11, 12 और 13 ये तीनों चैप्टर मैंने कंटिन्यूअसली पढ़ा दिए। अब आता है 14 और 15 का नंबर। 16 आपके सिलेबस से हट गया स्टीरियोकेमिस्ट्री। 17 टेलीलाइट केमिस्ट्री वो तो बिल्कुल इजी है आराम से घर पे बैठ के पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगी। तो अब चैप्टर 14 पहले स्टार्ट करवा दूं बायो मॉलिक्यूल
आपका चैप्टर है उसमें भी अभी सुन ले 7 टॉपिक फिलहाल जो आरबीएससी उसमें 7 टॉपिक है उसमें ये तो तुम्हारे लिए एग्रीकल्चर भी सुनो फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है तुम्हारे थोड़ी है इनके वो कंप्लीट स्ट्रक्चर तो बढ़िया स्ट्रक्चर बनाना सीखो बेटा। एक बार समझ लें बात फर्स्ट बायोमोलिक्यूल में फर्स्ट जो आ रहा है वो था कार्बोहाइड्रेट। सुन लें बता भी दूं जो 40% सिलेबस आपका कम हो गया उसमें कितना पार्ट आएगा और अभी जो है उसमें कितना है कार्बोहाइड्रेट है। सेकंड है आपके एमिनो एसिड, थर्ड जो है आपकी प्रोटीन, फोर्थ जो है आपके विटामिन, फिफ्थ है आपका हार्मोन, सिक्स है एंजाइम। मैथ वालों को ये चैप्टर ज्यादा ढंग से समझना है क्योंकि बायो की कोई चीज बायो में है एज इट इज ऐसा का ऐसा ही चैप्टर इसलिए वहां तो 11th में था ना बायोलॉजी में ये तो इसलिए एक बहुत जगह कवर हो जाएगा। मैथ वालों को ज्यादा अच्छे से समझना उनके लिए नया नहीं सब्जेक्ट। और 7 जो लास्ट आपके टॉपिक है वो है आपके न्यूक्लिक एसिड। और ऐसी बात नहीं है मैं पहले ही क्लियर कर दूं जिस बच्चे को अपना नाम भी नहीं लिखना आता ना नाम भी लिखना जैसे स्पेलिंग नाम से भी नहीं आता मैं उसको भी ये चैप्टर सिखाती हूँ ठीक है। ऐसा एक भी स्टूडेंट मेरी तरफ से ऐसा नहीं होगा एक जिसको ये चैप्टर नहीं आएगा। समझ में आ रही बात। आंख बंद करके भी तुम स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो बिल्कुल सही बनेगी ठीक है। तो अब ध्यान दो इसमें 7 टॉपिक नहीं तो आरबीएससी के 7 उनमें ये 2 नहीं है एनसीईआरटी में मीनिंग ये 2 हट जाएंगे आपके हार्मोन और एंजाइम बचे ये 5 टॉपिक। ये तो बेटा एज इट इज एनसीईआरटी में भी है और एज इट इज आरबीएससी में समझ में आ गई बात की 5 तो आपके रहेंगे भी। तो उसमें फर्स्ट सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का पार्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट। पढ़ा दिया वैसे तुम्हें सर ने तुमने देखी हो कि उसमें से बहुत सारी स्ट्रक्चर जिसको तुम बहुत डरावना समझते हो बहुत इजी है बहुत इजी स्ट्रक्चर है वो कार्बोहाइड्रेट। तो वो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर जो तुम हार्वर्ड प्रोजेक्शन वगैरह ये सब देखो बहुत सिंपल जी देखो ध्यान दो। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं बनी जिसका नाम से मतलब नहीं पता। हर एक चीज का नाम से ही मीनिंग मतलब जैसे गुण वैसा नाम। कार्बोहाइड्रेट ये नहीं है हिंदी की तरह कि आपका तो अंधा और नाम लेंस होता है ना कईयों का नाम आंखें है ही नहीं फिर नाम लेंस वो नहीं है चीज जो नाम है एक्चुअल में वही उसका कैरेक्टर है। कार्बोहाइड्रेट क्या डेफिनेशन आपके सामने आई कार्ब का मीनिंग क्या कार्ब और हाइड्रेट अपन किसको बोलते हैं H2। ऐसे बायोमोलिक्यूल होते हैं कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्या होगा मिक्स होगा कार्बन के साथ क्या H2 मीनिंग कार्बन कंपाउंड ऐड होगा हाइड्रेट से H2O से ऐड होगा वो बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट होंगे जिनका एक जनरल फॉर्मूला अगर मैं दूं तो मान लो जैसे कार्बन का नंबर A B C X Y कुछ भी मान सकते हो जैसे कार्बन का नंबर X मान लिया H2O का नंबर Y मान लिया ठीक है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अब जैसे जिसने डेफिनेशन बनाई वो प्रूफ भी तो देगा कि वास्तव में मेरी डेफिनेशन सही है। उसने कह दिया कि भाई x रख लो इक्वल y रख लो इक्वल 6 रख के देखो तो देखिए आपने तो मेरे पास बना C6 H2O और ट्वाइस यहाँ 6 या C6 H12 और O कितने हो गए क्या रहेगी ग्लूकोज। जरूरी है कि ग्लूकोज फ्रक्टोज भी तो हो सकती है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम ही होता है एक दूसरे के क्या होते हैं आइसोमर स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों का सेम होता है बेटा। ग्लूकोज भी वही चाहे कार्बन 12 हाइड्रोजन चाहे ऑक्सीजन होती है फ्रक्टोज में भी यही होता है स्ट्रक्चर सेम नहीं होती दोनों में। तो फॉर्मूला भी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। हमें पता है ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है फ्रक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट लेकिन वो कहते हैं ना एक ने डेफिनेशन दी तो दूसरा उसकी टांग खींचेगा कि सही नहीं कैसे सही नहीं। उसने कह दिया जरूरी है क्या ये रख के देखो मैं अभी रख दूं x = y = 1 और अब बना दे कि कार्बोहाइड्रेट है। तो जब ये बनाया तुमने तो ये बना CH2 या इसको मैं लिख सकती हूँ HCH2 लिख दूं एक ही तो बात। HCHO क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड ये एक एल्डिहाइड है ना कि कोई बायोमोलिक्यूल या कोई कार्बोहाइड्रेट। एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट थोड़ी होता है। तो हमने देख लिया कि ऐसे बायोमोलिक्यूल जिसमें H2O हो या कार्बन हो वो एल्कोहल भी हो सकती है मेथनॉल है जैसे तो उसमें कार्बन भी होती है हाइड्रोजन भी होती है ऑक्सीजन भी होती है सब होते हैं लेकिन फिर भी
वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। एल्डिहाइड इस स्ट्रक्चर फॉर्मूले को फॉलो करते हैं फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है फॉर्मेट। समझ में आ गई? तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी रॉन्ग। फिर एक न्यू डेफिनेशन जो दी गई वो देखो, वो क्या है कि द बायोमोलिक्यूल व्हिच कंटेन पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड and polyhydroxyketone on gives hydrolysis। ऐसे बायोमोलिक्यूल which gives जो देंगे पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी का मीनिंग, पॉली का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारे। हाइड्रोक्सी किसको बोलते हैं? OH। ये कह रहा है ऐसा बायोमोलिक्यूल, मान लो मैंने बीकर में कोई कार्बोहाइड्रेट ले रखा है तो वो कार्बोहाइड्रेट ऐसा होगा A B कुछ भी ले लिया, जब अपन उसका हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग है H2O से रिएक्शन करवाएंगे उसको, तो H2O से रिएक्शन करवाते वो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर के क्या बनाएगा? पॉलीहाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी बोलते हैं ना OH। बहुत सारे OH बनाएगा जिसमें क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होगा या फिर क्या होगा? कीटोन होगा। बायोमोलिक्यूल व्हिच कंटेन पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन। इसमें बहुत सारे OH हो, पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड होना चाहिए या पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होनी चाहिए? कीटोन। उन बायोमोलिक्यूल को अपन क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान दो, ग्लूकोज लिया, इधर देखें सभी, इस चैप्टर को सुन ले, हालांकि सर ने तुम्हें लिख लिया होगा, तुम्हें कॉपी में बना लिया होगा, मैं कोई नोट्स वोट्स नहीं लिखा, मेरे नोट्स नहीं बुक ही है ये मान, मैं खुद के भी नोट्स नहीं लिख पाती हूँ कुछ, तो तुमने बना लिया लर्निंग ट्रिक से लिख लिया तो दूसरी बात, बाकी नोट्स वोट्स एक लाइन नहीं लिखना, बुक से ही याद करना है। मैं पढ़ा भी दूं, मैंने पढ़ाए थे, फिर भी मैं यही कहूंगी नोट्स से नहीं, बुक से पढ़ो, क्योंकि बुक से पढ़ोगे ना तो हमेशा एक नई चीज तुम्हारे सामने आएगी। ठीक है, तो ये चीज तो मैं पढ़ा रही हूँ, डेफिनेशन ये जो जितना भी करवा दूं क्लासिफिकेशन वो पूरा बुक से पढ़ के आना, फिर कल उसमें दिक्कत होगी। बिल्कुल ऐसे पेंसिल से अंडरलाइन कर करके पढ़ा करो, एक एक चीज का एक वर्ड का मीनिंग पूछा करो, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। आप देखो जैसे ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, मान लो अभी जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो ग्लूकोज है, मतलब इस बीकर में मेरे पास ग्लूकोज है, जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगी तो मेरे पास में 5 तो OH आएंगे, मीनिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पॉलीहाइड्रोक्सी आ जाएगा, और एक आएगा मेरे पास ये एल्डिहाइड। अब मैं कैसे मान लो आएगा? मैंने देखा तुमने थोड़ी देर किया, तुम कैसे मान लो कि मैडम 5 OH आएंगे, एक एल्डिहाइड आएगा। जब तुम कीटोन का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो तुम्हारे पास एक कीटोन नहीं, सॉरी फ्रक्टोज का, तो तुम्हारे पास में एक तो कीटोन निकल के बाहर आएगा और 5 OH आएंगे। अब अपन प्रूव करेंगे कि वास्तव में ये चीज हमें मिलेगी, उसको देखने के लिए स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी, तो अपने आप ही पता चल जाएगा आपको। तो सबसे पहले ये तो अपना डेफिनेशन का पार्ट हुआ है, जिसको अपन क्लियर करेंगे कि ये चीजें होंगी अपने पास। उससे पहले छोटी छोटी सी बातें समझ ले, फंक्शन वगैरह आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? अपने एनर्जी देता है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है कार्बोहाइड्रेट। स्टोरेज जो फूड होता है, जो फूड है, फूड से ब्रेक डाउन होगा, फूड का ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी मिलेगी, जो एनर्जी मिल रही घूमने फिरने की, बोलने की, कहाँ से आ रही है? पावर। कहाँ से आई है एनर्जी? खाने से। तुम बोलोगे तो खाने का जो ब्रेक डाउन होगा फूड का, उस फूड से निकलेगा कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन से ग्लूकोज फ्रक्टोज जो बनते हैं उनसे हमें एनर्जी मिलती है। आगे बात अच्छे समझ में, जो अपन खाना खाते हैं उसका कुछ भाग जो होता है, कुछ पार्ट स्टोर होता है बॉडी में, जैसे ह्यूमन बॉडी में देखें या प्लांट्स में देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में दोनों, तो प्लांट्स जो होते हैं वो अपने फूड का कुछ पार्ट स्टोर करते हैं हमेशा। कि मान लो कई बार ऐसा हो जाए, जैसे फोटोसिंथेसिस में पता है विदाउट सनलाइट ट्री और प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, पता है सभी को, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब मान लो रात को भूख लग गई, छोटे छोटे प्लांट्स को कहाँ से लाएंगे खाना? फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, गैस खत्म होगी रात को, फिर कहाँ से बनाएंगे? तो वो हमेशा जो खाना खाते हैं उसका कुछ पार्ट स्टोर रखते हैं, किस फॉर्म में स्टोर रखते हैं? स्टार्च की फॉर्म। समझ में आ रही बात? ट्री और प्लांट्स जो होते हैं उनका स्टोरेज फूड होता है स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रखते हैं फूड, फिर उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करेंगे, उनको मिलेगी एनर्जी। कि अपनी बॉडी में भी सेम यही सिस्टम होता है, जैसे कई बार व्रत वगैरह कर लेते हैं, थोड़ी आज जब क्या कल बिल्कुल ऐसी हालत हो गई कि खड़े नहीं हो पाओ, खड़े होने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, ये तो नहीं एक दिन खाना नहीं खाते खत्म हो जाता है शरीर, होता है क्या ऐसा? नहीं।
क्यों? क्योंकि हम जो रोज खाना खाते हैं वो सब कुछ पार्ट अपनी बॉडी में स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है बताओ? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ह्यूमन बींग्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और ट्री और प्लांट्स में होता है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, जिनसे हमें मिलेगी एनर्जी। और ये क्या होते हैं? स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब अपने फोर्समेन के सब की स्ट्रक्चर है। ठीक है, बायो में तो तुमने केवल नाम पढ़े होंगे, रटा है बस बायो में, ये स्टार्च, ये ग्लाइकोजन, ये माल्टोज, ये अब यहाँ सीखी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन सिखा रही हूँ। सबसे पहले अपन ये तो देखें क्या क्या अपने को पढ़ना क्या पार्ट है वो देखें। कार्बोहाइड्रेट देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, द बायोमोलिक्यूल व्हिच कंटेन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखें, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ये बनेंगे हाइड्रोलाइसिस पे, ऑन हाइड्रोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्लासिफिकेशन देखो, कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के बेसिस पे कि कैसे लगते हैं टेस्ट में, उसके बेसिस पे टू टाइप्स के होते हैं, तो शुगर और एक नॉन शुगर। शुगर क्या होते हैं बेटा? जो टेस्ट में क्या होंगे? मीठे लगेंगे, जैसे चखा तो मीठे लग रहे हैं, वो शुगर है। जिनका कोई टेस्ट नहीं है, टेस्ट लेस है, ठीक है, या कड़वे है, वो नॉन शुगर है। अब शुगर वाले को फिर मैंने टू पार्ट्स, जो टेस्ट में तुम्हें खाने मीठे लग रहे हैं स्वीट इन नेचर, तो उसको मैंने फिर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। सुनते ही ऐसे लग रहा होगा कि नाम कहीं सुने सुने से, बायो वालों को लग रही होगी, मैथ वालों को नहीं। और नॉन शुगर केवल एक ही पार्ट है, वो है तुम्हारा पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ध्यान दे, मोनोसैकेराइड नाम से ही पता चल रहा है ओनली कितनी यूनिट होगी इसमें? एक यूनिट होगी केवल कार्बोहाइड्रेट, जिसमें एग्जांपल जो आते हैं तुम्हारे वो आते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। बस यहाँ से एग्जांपल से अपना लेसन स्टार्ट है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। मोनोसैकेराइड वो बायोमोलिक्यूल होते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर तुमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ध्यान से सुने, अगर आप इनका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे ना तो इनके OH जो पॉली OH से वो अलग हो जाएंगे, इनका एल्डिहाइड कीटो ग्रुप अलग हो जाएगा, मीनिंग ब्रेक डाउन होने पर उनका कार्बोहाइड्रेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, उनके फंक्शनल ग्रुप रिलीज हो जाएंगे। फ्रक्टोज हो जाए तो मोनोसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर कार्बोहाइड्रेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, समझ गए। ओलिगो होते हैं जिसमें 2 से लेकर के 10 तक मोनोसैकेराइड की यूनिट होती है। क्या बेटा कुछ कंफ्यूजन है? पूछना है? ओलिगोसैकेराइड जिसमें 2 से लेकर के 10 तक इसकी यूनिट होगी मोनो की। मोनोसैकेराइड, एक मोनोसैकेराइड होगा केवल अकेला, मतलब ग्लूकोज या फ्रक्टोज, उसको तो केवल हम बोलेंगे मोनो, जिसमें एक यूनिट है, या तो ग्लूकोज की यूनिट है या केवल फ्रक्टोज। ओलिगो जिसमें 2 से लेकर 10 तक मोनो की यूनिट जुड़ेगी, जैसे मान लो 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ गई तो उस ओलिगो को अपन बोलेंगे, अगर 2 यूनिट जुड़ती है तो अपन उसको बोलेंगे डाइसैकेराइड, 3 जुड़ती है तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऐसे करके डेका तक अगर यूनिट होगी तो उसको अपन बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। समझ गए? जैसे 2 ग्लूकोज की यूनिट आपस में जुड़ सकती है, समझ में आ रही बात। अब इन ओलिगो में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा से लेकर डेका तक, इसमें केवल और केवल अपने कोर्स में है डाइसैकेराइड। आ रही बात समझ में? और डाइसैकेराइड कितने होते हैं, कितने टाइप के? 3 टाइप्स। कौन कौन से हैं वो देखो, डाइसैकेराइड 3 कौन कौन से? एक भी हमेशा डेटिंग में ही चलते रहते हैं सारे। ओलिगोसैकेराइड के फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है डाइसैकेराइड, डाई है अपने 3, कौन कौन से? ये मां और ये ला और ये सुंदर, माला सुंदर। मां का मीनिंग माल्टोज, ला का मीनिंग लैक्टोज, सु का मीनिंग सुक्रोज। समझ गए? ये 3 डाइसैकेराइड। डाई का मीनिंग ही ध्यान देंगे, 2 यूनिट जुड़ेगी मोनोसैकेराइड की, जिसमें 2 ग्लूकोज भी हो सकते हैं, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज भी हो सकता है। अब इसमें क्या होगा वो आप स्ट्रक्चर में देखो कि माल्टोज में कौन सी 2 यूनिट जुड़ती है, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज होता है कि दोनों ग्लूकोज होती है, क्या होता है? ठीक है, उसके बाद पॉली आता है, पॉलीसैकेराइड। ओलिगो में केवल एक कोर्स में ट्राइसैकेराइड होती है। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं जिसमें यहां तक तो नहीं केवल 10 तक मोनोसैकेराइड, 10 से ऊपर होते वो आ जाएगा पॉली। समझ गए?
जिसमें मोनोसैकेराइड की 10 यूनिट से ज्यादा यूनिट होगी। 10 से कितनी भी हो सकती है, 100 तक भी हो सकती है, 1000 तक, मोर देन 1000 भी हो सकती है। ठीक है, तो जितनी भी यूनिट होगी वो आएगी पॉली में। जैसे स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है, सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड, समझ गए, जो कि नॉन शुगर का पार्ट है। और अब अपन स्टार्टिंग लेंगे। सबसे पहले ये चीज आप बुक में एक टेबल बनी हुई है आरबीएससी की बुक में। देखिए पेज नंबर बोल कितना है, 300। पेज नंबर 300 पे देखे बेटा, और कल से जब भी बैठेंगे बुक साथ लेके बैठा, ठीक है। पेज नंबर 300 पे देख लेना ये टेबल, ये जो भी समझाया है मोनो आरबीएससी की बुक की बात है। बड़ा आरबीएससी की बुक से करो, ये एडवाइजर है तेरे पास, एडवाइजर ही है वो, केवल एडवाइस ही देगी तो तेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं देगी, ठीक है। आप ध्यान दो, तो देख ले टेबल, कुछ प्रॉब्लम हो नहीं समझ रहे पूछ लेंगे। अब इसके अलावा आप ध्यान दो, अपन पढ़ेंगे एल्डो कीटो, ये क्या होता है। मैंने आपको भी बताया था डेफिनेशन में कि अपने को OH के साथ साथ एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा। इसके बेसिस पे देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक आपकी टेबल बनी हुई है, उसमें लिखे हुए इस तरीके से कि अगर 3 कार्बन हो, फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड हो या फंक्शनल ग्रुप में कीटोन हो, तो अपन उनको क्या बोलेंगे। सबसे पहले वो 3 कार्बन वाले को हम बोलते हैं ट्रायोस, 4 वाले को टेट्रोस, 5 वाले को पेंटोस, 6 वाले को हेक्सोस। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक टाइप के हेक्सोस है, ये चीज ध्यान रखो क्योंकि उनमें कितने कार्बन होते हैं, 6। समझ में आ रही बात ढंग से। अब ये ध्यान दें, अगर 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड हुआ तो उसका नाम हो जाएगा एल्डोट्रायोस। आगे बात अच्छे समझ में, ट्रायोस हम 3 कार्बन वाले को कहते हैं। अगर उसके साथ में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हुआ तो उसका नाम एल्डोट्रायोस है। टेबल में देखो एक लाइन सॉल्व होती जाएगी। फर्स्ट कॉलम 3 4 5 6 का है, उसके बाद 3 वाले को कहते हैं अपन ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। फिर थर्ड कॉलम देखो, नेक्स्ट लेफ्ट राइट मूव करते हो। फिर उसके बाद देखो टेबल में तुम्हें दिखेगा एल्डोट्रायोस लिखा हुआ, दिख रहा है, एल्डोट्रायोस, एल्डोटेट्रोस, एल्डोपेंटोस, एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस होती है अपनी ग्लूकोज। स्ट्रक्चर केवल अपने ग्लूकोज की कोर्स में है, फ्रक्टोज की कोर्स में, मीनिंग है हेक्सोस है। बाकी एग्जांपल इनके भी दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सबकी स्ट्रक्चर बनाना सिखा रही हूं। 3 की बनाओगे जब तो 6 की बनाना सीखोगे, ठीक है, समझे ध्यान से। एल्डोट्रायोस, और अगर 3 कार्बन वाला कीटो हुआ तो उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, कीटोट्रायोस। ठीक ऐसे ही 4 कार्बन वाले को अपन क्या बोलेंगे, टेट्रोस, इसको कीटोटेट्रोस, कीटोपेंटोस, एल्डोपेंटोस। समझ गए, एल्डिहाइड वाला। अब हुआ तो क्या ध्यान दें, एक चीज बताया मुझे, ध्यान दो, हमेशा ध्यान रखें कि अगर एल्डिहाइड हुआ, एल्डिहाइड कभी चैन के बीच में आ सकता है क्या होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड वो होता है जिसमें C डबल बॉन्ड O के में कार्बन की एक वैलेंस हमेशा किससे कंप्लीट होती है, हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी तो ये तो या तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा, चैन के बीच में तो कभी आ ही नहीं सकता। बीच में आएगा तो ऊपर भी कार्बन हो जाएगा, नीचे भी कार्बन हो जाएगा, समझ गए। तो ऊपर बना दो CHO ही कहते हैं इसको, एल्डिहाइड। हमेशा ध्यान रखें एल्डिहाइड बनाए, ट्रायो टेट्रोस कुछ भी बनाए, अगर एल्डो बना रहे हो तुम तो ऊपर एल्डिहाइड बना देंगे और नीचे बना देंगे अल्कोहल CH2OH। 1 डिग्री कैसे होगी, तो कार्बन लगूंगी ना तो यहाँ पे 1 डिग्री हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मेरी डेफिनेशन में OH वर्ड आया हुआ है पहले से कार्बोहाइड्रेट कि बहुत सारे OH होंगे तो मुझे OH लगाना पड़ेगा, अल्कोहल बनानी पड़ेगी, ठीक है। एल्डिहाइड मैंने लगा ही दिया, डेफिनेशन में यही तो 2 चीज पढ़ी है मैंने, उसमें OH होगा, उसमें एल्डिहाइड या कीटो होगा, ठीक है। तो अगर तुम एल्डो बना रहे हो तो 3 कार्बन वाला बनाने के लिए ध्यान दें, ऊपर मैंने लगा दिया CHO लिख दो, एक बात को दिक्कत थोड़ी, और ये लिख दो, इस तरीके से लिख दो C डबल बॉन्ड और नीचे बना देंगे CH2OH। बच गए कितने कार्बन बेटा, ट्रायोस बनाने के लिए 1 कार्बन। समझ में आ रही है बात, एक ही कार्बन का 3 ट्रायोस बनाने के लिए 1 कार्बन, उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका और देखो जिसे अपन पढ़ेंगे फिशर प्रोजेक्शन, ये मैं तुम्हें आगे पढ़ा देती हूँ, ये चैप्टर 16 में भी है फिशर, ठीक है। अगर हट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर 14 में इसकी स्ट्रक्चर है, 16 में इसकी डिटेल है,
ये तुमने 11th में भी पढ़े होंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन पढ़े, वो सर्किल वाला कार्बन देख कर, तो 11th में दिखाई। तो फिशर क्या कहता है सुनो, वो कहता है कार्बन में इतना झंझट मत करो, बार बार इधर कार्बन लिखो, फिर इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इसके एक तरफ OH आएगा हमेशा और एक तरफ क्या होगा H। तो तुम्हारी डेफिनेशन कंप्लीट होगी कि OH होनी चाहिए उसमें। तो ये तो रही 1 डिग्री अल्कोहल, ऊपर हो गया एल्डिहाइड। उसने कहा कि ये ना ऐसे तरीका मत लगाओ, वो कार्बन ये वाला था जिसकी चारों वैलेंसी पे डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, उस कार्बन को अपन कायरल कार्बन बोलते हैं। आगे बात समझ में क्या होता है कायरल कार्बन, जिसकी चारों वैलेंसी कार्बन की डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हुई रहेगी, चारों के अलग अलग C या X होगा, Y होगा, A होगा, B होगा, चारों अलग अलग। ये देखो ये एक टाइप का कायरल है। तो कायरल कार्बन को अपन कैसे शो करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना लो और एक इस तरीके से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद में जहां कट लगता है उस कट वाले पॉइंट पे ये आपका कायरल कार्बन होगा। इसलिए हमें ये सी दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ कैसे शो करेंगे, देखो इसको फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे, इसका ऊपर आ गया CHO, नीचे आएगा CH2OH, समझ गए। अगर एल्डो बना रहे हो तो हमेशा ऊपर CHO ही आएगा, नीचे CH2OH रहेगा, चाहे तुम एल्डो बनाओ चाहे कीटो बनाओ, नीचे तो हमेशा CH2OH वर्टिकल रहेगा। लाइन खींचने बीच में ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कट लगाते, जहां लग गया कट वो ये कायरल कार्बन, समझ गए। अब लगा दो OH और H बचे, ये लग गया OH, यहाँ लग गया H, ये हो गया हमारा 3 कार्बन का एल्डो ट्रायो। इसमें तुम्हारी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है ग्लिसरैल्डिहाइड, ये ग्लिसरैल्डिहाइड की स्ट्रक्चर, समझ गए। ये ग्लिसरैल्डिहाइड है 3 कार्बन। उसके बाद अगर मुझे 3 कार्बन का कीटो बनाना होता तो ये तो एल्डो क्या है, ट्रायोज है, एल्डो ट्रायोज है। अगर कीटो ट्रायोज बनाना होता तो कीटो लगाना है मुझे 3 कार्बन के। तो ध्यान में मुझे पता है कीटोन क्या होती है, क्या होती है कीटोन, C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन होता है। अब मुझे ट्रायोज बनाना है, 3 ही कार्बन लेने हैं। मैंने ये बात पढ़ी है कि नीचे वाला तो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, CH2OH की फॉर्म में। अब देखना हुआ क्या, ये इस तरीके से था यहाँ, या भी एल्डिहाइड ना बनके यहाँ आ गया, C डबल बॉन्ड O यहाँ आ गया। तो ऊपर वाला जो कार्बन था उसका हाइड्रोजन तो ये रहा, ये OH H चले जाएंगे उस ऊपर वाले के पास। तो इसके एक तरफ आ गया OH, एक तरफ आ गया H, मतलब ऊपर भी क्या बन गया CH2OH, ऊपर भी CH2OH, नीचे भी CH2OH। समझ में आ गई बात। ये ध्यान रखिए कीटो बनाओगे जब ऊपर भी CH2OH होगा, नीचे भी CH2OH होगा। एल्डो बनाओगे तो ऊपर एल्डिहाइड होगा, नीचे CH2OH होगा, समझ गए। ये 3 कार्बन का एल्डो ट्रायोज, ये 3 कार्बन का कीटो ट्रायोज, दोनों की स्ट्रक्चर बना दी। अब आ जाओ कि एल्डो टेट्रोज की बना रही हूं 4 कार्बन, यदि 4 हुए तो क्या होगा, ऐसे करते करते तुम ग्लूकोज फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर सीख जाओगे, 3 की आ गई तो 4 की 5 की सबकी आ जाए। तो अब अपन बनाते हैं 4 वाले के। अगर एग्जाम में पूछ ले कि एल्डो टेट्रोज बनाइए और दूसरी है एल्डो की जगह क्या कीटो टेट्रोज, तो टेट्रोज एल्डो पूछ रहा है तो मैंने बताया था ऊपर हमेशा CHO होगा और नीचे क्या होगा, बच गए कितने कार्बन, 2 लाइनें खींच दो, क्या दिक्कत है, ये लो ये 2 कट लगा दी, हो गए 2 कायरल कार्बन। लगाना तुम्हें अब H और OH, वो कैसे लगाने हैं रूल सुन ले ध्यान से, हमेशा बेटा ध्यान रखो 3 नंबर वाले कार्बन को पकड़ेंगे आप, 3 नंबर, क्योंकि अगर तुमने एक पे OH उल्टा लगा दिया ना पूरी स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी, फिर तुम उसे सही नहीं कर सकते। हमेशा 3 नंबर को ही लिखना, 1 2 3, 3 नंबर वाले कार्बन पे OH हमेशा लेफ्ट साइड में लगेगा, OH तो उसको देख के सब पे OH लगेगा, चाहे वो 5 कार्बन का हो, चाहे 7 का हो, चाहे 10 का हो, 3 नंबर वाला ये है, समझ गए। इसके ऊपर OH हमेशा लेफ्ट साइड में ही होगा, ये मेरी लेफ्ट साइड, समझ गए। तुम्हारी भी लेफ्ट तो यही है, दिख रही है ये गेट की तरफ, इसमें OH इस तरफ लगाना है, इसको देख करके अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ। तो बताओ इस पे OH कहां लगेगा, राइट साइड, इसकी अपोजिट होना चाहिए तो यहाँ लगेगा H,
ये स्ट्रक्चर हो गई एल्डोकेटोज। एग्जाम में लिखे हुए दिख रहे हैं तुम्हें, समझ गए? यदि कीटो बनाना हुआ तो क्या दिक्कत है? मुझे पता है कीटो में ऊपर भी CH2OH आएगा और नीचे भी क्या आएगा? सेकंड नंबर वाला किस फॉर्म में होगा? कीटो फॉर्म में होगा। बच गए जो कार्बन वो कायरन फॉर्म में आएंगे। फंक्शनल ग्रुप कायरन में नहीं करना है, ठीक है? ये बच गया एक कार्बन, 1 2 3 हो गए, एक रह गया तो एक कट लगा दो, क्या दिक्कत है? अब गिनो 3 नंबर कौन सा है बताओ? 1 2 3 यही है 3 नंबर। किधर आएगा वो? लेफ्ट साइड, यहाँ आएगा और ये आ गया। ये बन गया कीटो कैटोज, समझ गए? अब आ जाओ कीटो पेंटोज। ये स्ट्रक्चर नहीं है, मैं भी बता दूं तुम्हें सिलेबस में, लेकिन जो स्ट्रक्चर तुम्हारे सिलेबस में वो इनसे ही बने। तुम्हारे डायरेक्ट कीटो हेक्सोस और एल्डो हेक्सोस की स्ट्रक्चर है। एल्डो हेक्सोस में एग्जांपल होगा जिसमें एल्डिहाइड होता है, उसका एग्जांपल है ग्लूकोज। जिसमें कीटो होगा उसका एग्जांपल है फ्रक्टोज। बाकी ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मतलब इस पूरे लेसन की कहानी सुन ले, समरी स्टोरी के लास्ट में पढ़ते हैं, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो शिक्षा ये है इस कार्बोहाइड्रेट की कि जिस बच्चे ने ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर सीखी ना, उसको सारे स्ट्रक्चर आएंगे। उसको डाई बनाने भी आएंगे, उसको पॉली भी आ जाएंगे, उसको माल्टोज लैक्टोज सब आ जाएंगे, क्योंकि वो सब ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनेंगे। तो अब अगर मैं टेट्रोज की जगह वर्ड लिख दूं क्या? पेंटोज। मतलब मुझे इस बार कितने कार्बन चाहिए? 5 चाहिए। तो 5 लेने के लिए अगर एल्डो पेंटोज पूछा है तो एल्डो पेंटोज में ऊपर क्या आएगा? CH और नीचे क्या आएगा? बच गए कितने कार्बन? 3। तो 3 बचे तो ये ऐसे 3 बना दो। फिर गिनाओ 1 2 3, OH लगेगा लेफ्ट। इसको देख करके OH यहाँ आएगा, इसको देख करके OH यहाँ आएगा, समझ गए? ये H, ये H और ये H। आगे बार ढंग से समझ में। ये बन गया एल्डोपेंटोज। फिर चलो कीटोपेंटोज बना देंगे। कीटोपेंटोज में भी क्या जरूरत है? वो दिक्कत आ गई। ये हो गया CH2OH और नीचे भी आ गया CH2OH, यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O, तो ग्रुप हो गया। कीटो में कीटो ग्रुप होगा और कीटो हमेशा बीच में आती है, तभी तो ऊपर नीचे कार्बन होंगे। ये बच गए 1 2 3 हो गए, 4 और 5। ये रहा 3 नंबर OH और ये रहा 4 नंबर H और H। ये कीटोपेंटोज हो गया। अब बनाना है हेक्सोज, जो की स्ट्रक्चर अपनी के होगी। तो जब तुमने पेंटोज बना दिया तो हेक्सोज बनाने में क्या हो रहा था? ये लो, हेक्सोज बनाने के लिए एक कार्बन और आएगा, स्ट्रक्चर होगी वही होगी, नीचे CH2OH होगा, ऊपर CH होगा अगर एल्डो पूछा है। और ये 3 नंबर हो गया, यहाँ पर OH। ध्यान दे ये कार्बन कौन सा है? 5 नंबर का है। अगर इस 5 नंबर पे तुमने OH, ये नहीं कि इसको देख करके अब इसको लगा रहे हैं, नहीं, देख के लगाने का काम तो केवल 3 नंबर का ही होता है बस। 3 नंबर को देखो, तुमने अगर 5 नंबर के राइट साइड में, मेरे इधर देखो, मेरी राइट साइड में अगर OH लगा हुआ है, तुम्हारी राइट साइड एक ही बात, अगर राइट साइड में OH लगा हुआ है तो इस फॉर्म को अपन बोलते हैं बेटा कैपिटल D। कैपिटल D बोला जाता है उसको, राइट साइड को शो करता है कैपिटल D। कि वो लिखते ही समझ जाएंगे। ये जो एग्जांपल मैंने बनाया है 6 कार्बन का, यही तो स्ट्रक्चर है अपने कोर्स में। इसकी स्ट्रक्चर है ग्लूकोज। ये है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, जिसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन दिख जाएगी। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बायोमॉलिक्यूल व्हिच है पॉलीहाइड्रोक्सी, दिख रहे हैं बहुत सारे OH। ये देखो 1 2 3 4 5 दिख गए 5 OH। कहीं तो इसको भी लिख लेते हैं, ये OH होगी। ये तो ये है C डबल बॉन्ड O और ये है 5 OH है, इसमें एक क्या है? एल्डिहाइड। यही तो कहा था अपने डेफिनेशन कि जिसमें OH होंगे एल्डिहाइड होगा, जिसमें OH होंगे कीटोन होगा, OH होंगे कीटोन होगा, वो फ्रक्टोज बन जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, ये तो ये फ्रक्टोज में एक कार्बन और बढ़ाना, 1 2 3 4 5 एक और बढ़ा दिया मैंने, तो 1 2 3 यही है 3 तुम्हारा OH लेफ्ट साइड, यहाँ लग जाएगा H। तो 5 नंबर को देखना है, अगर OH राइट साइड में लगा है तो वो फॉर्म फ्रक्टोज की डी फॉर्म होगी, वो फॉर्म ग्लूकोज की डी फॉर्म होगी। और इन नेचर, ओनली नेचर की बात करें अपन, फ्रक्टोज दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कैपिटल डी में और कैपिटल एल में। कैपिटल ई लगाना है,
क्योंकि ये इंग्लिश नहीं है कि कहीं भी तुम कैपिटल डी से स्टार्ट कर दिया और स्मॉल डी लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केमिस्ट्री इसमें कैपिटल डी कैपिटल एल और स्मॉल एल का मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। कैपिटल डी और कैपिटल एल तो शो करते हैं OH की पोजीशन को, और स्मॉल डी स्मॉल एल शो करते हैं डी फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एल फॉर लियोरोटेटरी। ये तुमने चैप्टर 9 में पढ़ी आइसोमेरिज्म में, याद दिलाऊं। लास्ट में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी, उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसमें तुमने पढ़ा था कि अगर कंपाउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो अपन लगाते हैं उसके लिए डी स्मॉल डी, और अगर अपन उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, जैसे एक एग्जांपल भी याद दिलाऊं, उसका मैंने करवाया था ट्रिसथाइलिन डाइएमीन का। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो उसके लिए अपन स्मॉल डी लिख देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो उसके लिए स्मॉल एल। तो ये दोनों चीज बिल्कुल डिफर है, ये मान लो। ये तो रोटेशन को बताता है, वो कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, समझते हैं? वो पोजीशन को बताता है, ये रोटेशन को बताता है। वो तो कहता है 5 नंबर पे OH राइट में है, वो लेफ्ट में है कैपिटल डी, और ये बताता है कि वो कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? अब बेटा ये बात की स्ट्रक्चर की, अब ये कैसे पता चला? फिशर प्रोजेक्शन के नाम से इसको जानते हैं अपन। देखो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, तो अब मैं देखो एक बार दोबारा बना दूं कि क्या मैंने ग्लूकोज की ये सारी स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना घर पे। बनाना एल्डो ट्राइओस पेंटोस है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक टाइप के, ग्लूकोज एक टाइप की एल्डोहेक्सोज होती है, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड होते हैं और 6 होते हैं कार्बन, इसीलिए उसको एल्डोहेक्सोज कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ग्लूकोज की बना रही हो तो मैंने यही बनाई थी, ऊपर बनाया था CHO लाइन तीसरी, नीचे क्या बना दिया? कार्बन कितने रह गए? 4 रह गए, 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, ये लाइन में तीसरी 4। अब पकड़ेंगे सीधा 3 नंबर को, 3 नंबर ये रहा 1 2 3, OH लग गया लेफ्ट साइड में, इसको देख कर के OH लगाया, ये रहा OH, इसको देख के ये रहा OH, ये रहा 5 नंबर। राइट साइड में लगाते ही नाम हो जाएगा कैपिटल डी ग्लूकोज। आगे बात अच्छे से समझ में? इस 5 नंबर इधर लगाते ही नाम हो जाएगा कैपिटल एल ग्लूकोज। ये H ये H और ये H और ये समझ गए? आप ये चीज ध्यान देंगे, कल की क्लास मिस नहीं करनी इसमें किसी हालत में। सुन ले, ये जुड़े हुए बच्चे को ज्यादा अच्छे से सुन, ठीक है? क्योंकि ये फिशर ने ये चीज कहती भाई ये होगा, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। इन नेचर में भी मैंने बात बताई थी, फिर अपनी बात अधूरी रही। नेचर में बेटा ध्यान रखो, केवल और केवल ग्लूकोज की डी फॉर्म ही प्रेजेंट होती है, कैपिटल एल फॉर्म नहीं होती। जो चीज नेचर में नहीं होगी ना, अपन कोई चीज बनाएंगे लैब में तो कम से कम वो ऑब्टेन करने के लिए कहां से ऑब्टेन करते हैं? जो चीज बनाते हैं नेचर से, ये थोड़ी अपने आप पैदा हो जाएगी। प्रोड्यूस करने के लिए पहले मुझे नेचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। सेमी सिंथेसाइज हम करते हैं तो सबसे पहले नेचर से ही आती है वो चीज। तो ध्यान देंगे, केवल और केवल ग्लूकोज की डी फॉर्म प्रेजेंट होती है। जैसे ग्लूकोन भी जानते हैं क्या होता है ग्लूकोन? जानते हैं, देखा तो उसमें भी तुमने देखा होगा इस तरीके से ऐसे कैपिटल डी लिखा होता है डिब्बे पे, ग्लूकोन डी। डी ये डी क्या शो करता है? डी फॉर डॉग, वो पाउडर डॉग से बना हुआ। ये क्या है उस डी का? देखा है तुमने डिब्बे पे? नहीं देखा था, खरीद लेना। उसका मीनिंग ये होता है कि वो जो ग्लूकोन डी का जो पाउडर है वो फॉर्म है ग्लूकोज की, जिसमें